Hello dear students, welcome to ज्ञानदीप ICT वर्चुअल क्लासेस देहरादून। टुडे क्लास 11th के बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो क्लास 11th के बच्चों का मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है जीव जगत। तो हमें क्या करना है, जीव जगत के बारे में सब कुछ जान लेना है। इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। और क्लास 11th आप क्लास 10th पास करके आए हैं बच्चों, पर आप ये मान लीजिए कि आपके हायर स्टडीज का सबसे पहली सीढ़ी यानी कि प्रिपरेशन क्लास है आपकी, ये क्लास 11th बहुत ही लेंदी है। 12th क्लास का भी सिलेबस इससे कम है। क्लास 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन आप अगर चीजों को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे तो आपका आगे ये चैप्टर अगर अच्छे से आप कवर करते हैं तो आपका बायोलॉजी का सारा कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा है बच्चों जीव जगत, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ये है आपका सेकेंड लेक्चर। और इस सेकेंड लेक्चर में आपको ये देखना है, मैंने आपको कल व्हाट इज बायोलॉजी ये क्लियर कर दिया है। व्हाट इज बायोलॉजी ये क्लियर है। अगर कोई बच्चे से क्वेश्चन करता है कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो आप सभी बता पाएंगे। इसकी दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और सेकंड ब्रांच है इसकी बॉटनी। जूलॉजी में क्या होता है बच्चों, जंतुओं का स्टडी होता है, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। और बॉटनी में क्या होता है, पौधों की स्टडी होती है। बॉटनी में क्या होती है, पौधों की है, वनस्पति जगत की स्टडी ही क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। बायोलॉजी के जनक कौन थे, अरस्तु थे। जूलॉजी के जनक कौन थे, इनके भी जनक अरस्तु थे। और बॉटनी के जनक कौन थे, सर थियोफ्रास्टस थे। कौन थे, सर थियोफ्रास्टस। ये आपने कल की क्लास में पढ़ लिया था, जस्ट सिंपल सा रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या है कि सजीवों के कुछ लक्षण बताए थे मैंने आपको। क्या करते हैं सजीव, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो यानी कि ये आपका क्लियर हो गया है, जूलॉजी और बॉटनी आपका कंफर्म हो गया है। सजीवों के कुछ मुख्य लक्षण थे। सजीवों के मुख्य लक्षण क्या क्या थे बच्चों, वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं यानी कि ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, और वो क्या करते हैं, उपापचय करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। किनमें, जीवों में। ये सजीवों के लक्षण हैं। उसके बाद और वो क्या करते हैं, उनके अंदर उत्तेजना पाई जाती है, उनके अंदर चेतना पाई जाती है। और क्या करते हैं, और वो करते हैं रेस्पिरेशन, लिविंग। ऐसे एक चार्ट आप बना लीजिए। और वो क्या करते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन करते हैं। और वो क्या करते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये उनकी लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती है। क्लास 10th का यूनिट 6 था जिसमें आपने इन सारी प्रोसेसेस के बारे में जाना था। और वो क्या करते हैं बच्चों, और वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम उनके अंदर होता है, तो वो सर्कुलेशन करते हैं यानी वहन का काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। और क्या करते हैं, वो समन्वय करते हैं। उनके अंदर क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, यानी कि विभिन्नता होती है, एकता में अनेकता होती है ना। उसके अंदर उनके अंदर क्या होती है, स्ट्रगल करने की कला होती है। वो अपनी जीवन को बचाने के लिए स्ट्रगल करने की भी कला उनके अंदर होती है। और लास्ट में क्या हो जाती है, लिविंग बीइंग की ही डेथ होती है। कभी आपने सुना कि किसी कुर्सी की डेथ हो गई, कुर्सी की मृत्यु कभी नहीं होगी, यानी कि नॉन लिविंग की मृत्यु नहीं होती, लिविंग बीइंग की ही डेथ होती है। क्योंकि वो लिविंग है इसलिए ही उसकी डेथ होती है। इसके बाद
ये सारी प्रोसेसेस जिनके अंदर हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो लिविंग कहलाएगा, एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो लिविंग कहलाएगा, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिविंग कहलाएगा, सर्कुलेशन हो रहा है तो वो लिविंग कहलाएगा, डाइजेशन हो रहा है तो भी वो लिविंग कहलाएगा। अगर एक ही वंश के दो संततियों में डाइवर्सिटी पाई जा रही है तो भी वो लिविंग बीइंग कहलाएगा, और स्ट्रगल करने की क्षमता होती है उनके अंदर तो भी वो लिविंग बीइंग कहलाएंगे। उसके अंदर क्या है बच्चों, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी होती है। लिविंग वर्ल्ड में क्या है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। जैसा कि शब्दों को देख करके ही समझ में आ रहा है, जैव विविधता पाई जाती है यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। हम अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और कीट पक्षी ये सब देखते हैं। ये कैसे होते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। हाथी और शैवाल से लेके विशाल वृक्षों तक बहुत सारे आकार संरचना में कितने सजीव ज्ञात हैं आज तक, लगभग 1.8 मिलियन इतने सजीव आज तक रिसर्च में जीवित पाए गए हैं, 1.8 मिलियन। और ये भी टेंटेटिव है यानी कि इसको हम लगभग कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लगभग कह सकते हैं। तो जीवों के इतनी बड़ी संख्या और विविधता को ही क्या कहते हैं बच्चों, इतनी बड़ी संख्या और विविधता को ही हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब इसमें इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, एक नॉमेनक्लेचर, नॉमिनेशन पद्धति का उपयोग किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जब कोई बेबी बर्थ लेता है घर में तो क्या होता है, उसका नामकरण होता है। यानी कि क्या है, कोई ऐसी पद्धति हमने लगाई जिससे हम सबका नाम रख सके ताकि बाद में पहचान में दिक्कत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर जो पादपों के लिए नॉमेनक्लेचर था, यानी पौधों के लिए जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम बनाया गया, उसके लिए क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि नोट करें सारे बच्चे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, ICBN, ठीक है। नामकरण पद्धति में पौधों के लिए जो लगाया गया, पौधों के लिए एक गठित की गई और उसके लिए कोड बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ICBN। इसी तरह से जीवों के लिए एक अलग तरीके से बनाया गया और उसका नाम है, जो जंतुओं के लिए बनाया गया नॉमेनक्लेचर पद्धति, जंतुओं के लिए जो नॉमेनक्लेचर पद्धति बनाया गया उसका नाम है बच्चों इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं ICZN, यानी कि
ICBN एंड ICZN, ये दोनों क्या हैं? नॉमेनक्लेचर पद्धतियां हैं जो बॉटनिकल और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए जानी जाती हैं। अब इसमें जो हम लोगों को मेन पढ़ना है बच्चों वो है द्विनाम पद्धति, यानी कि बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, इस पद्धति में क्या है? इस पद्धति का आविष्कार किसने किया बच्चों? उस वैज्ञानिक का नाम है, इस पद्धति का जिसने आविष्कार किया उन वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कैरोलस लीनियस। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे इसको कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने इस द्विनाम पद्धति का क्या किया? आविष्कार किया। तो इनके अनुसार क्या होता है? प्रत्येक जीव जो है दो वैज्ञानिक शब्दों से मिलकर के उसका नाम बना हुआ होता है, जिसमें पहला शब्द क्या होता है बच्चों? वंश को या जीनस को डिनोट करता है, जैसे कि होमो सैपियंस। तो पहला शब्द जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है? मनुष्यों का। ये किसका साइंटिफिक नेम है? मनुष्यों का, क्योंकि नाउ यू आर क्लास 11th और हम ज्यादातर अब हाईली डेवलप्ड पौधों के बारे में पढ़ेंगे और मनुष्यों के बारे में भी अब हमें पढ़ना होगा। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। होमो यानी कि इसका ये जो पहला शब्द है ये वंश को डिनोट करता है, यानी कि जीनस को डिनोट करता है। और उसके बाद ये जो है जाति को डिनोट करता है, यानी कि स्पीशीज को डिनोट करता है। जैसे मेरा नाम है समता शुक्ला, तो समता मेरा जीनस हो गया और वंश यानी कि जाति जो है वो मेरी शुक्ला यानी कि स्पीशीज हो गई। यानी कि बहुत पुराने जमाने से ये जाति चलती हुई आई होगी, जिसका सरनेम आज के जमाने में हम लोग लगाते हैं। सरनेम का केवल इतना ही मतलब है, उससे ये समझ में आता है कि हम कौन सी स्पीशीज के हैं। तो होमो सैपियंस का मतलब हम मनुष्य स्पीशीज में सैपियंस जाति के हैं, है ना, होमो सैपियंस। अब इसका क्या है? द्विनाम पद्धति के कुछ नियम होते हैं बच्चों। द्विनाम पद्धति के कुछ नियम होते हैं। द्विनाम मतलब जिसमें दो तरीके का नाम यूज किया जाएगा, वो हो गई द्विनाम पद्धति। इसके कुछ नियम होंगे। एक तो ये लैटिन भाषा में लिखा जाएगा, जीव का नाम जो है वो किस में लिखा जाएगा? लैटिन भाषा में। ठीक। सेकंड नियम इसका क्या है बच्चों? कि इसमें पहला शब्द वंश का और दूसरा शब्द जाति का होगा, यानी कि पहला शब्द जो है फर्स्ट जो है वो होगा जीनस एंड सेकेंड वर्ड जो होगा वो होगा स्पीशीज। ठीक, क्लियर है इतना? तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैं या जैविक नाम हैं उनको हम तिरछे अक्षरों में लिखेंगे या उसको रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया प्लाज्मोडियम, ये एक साइंटिफिक नाम है एक सूक्ष्म जीव का, तो मैंने लिख दिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो इसको या तो हम तिरछे लिखेंगे या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लाज्मोडियम थोड़ा सा तिरछा हो गया, या सिंपल हम क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे यूं अलग अलग दो अंडरलाइन कर देंगे। तो क्या हो गया? या तो ये तिरछा लिखा जाएगा या इसके नीचे क्या की जाएगी? अंडरलाइन की जाएगी। ये कुछ नियम हैं जो आपको लाइफ टाइम फॉलो करते रहना है बच्चों। इसके बाद और एक वंश का जो प्रथम अक्षर होगा वो कैसा होगा बच्चों? जीनस का जो फर्स्ट अक्षर होगा, जीनस का, ये है जीनस, तो जीनस का जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल लेटर में होगा, ऑलवेज इन
कैपिटल लेटर, है ना, और जाति का जो सबसे पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये जो है इसको हमेशा हम क्या लिखेंगे, ऐसे स्मॉल, ठीक। ये कैपिटल लेटर में लिखे जो जीनस है, जीनस का फर्स्ट लेटर जो है वो शुड बी कैपिटल लेटर और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। ये नियम है, ये हमेशा ही फॉलो किए जाएंगे। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका भी एक नाम है, तो कैसे लिखेंगे, किसका नाम है, मैंगो का। जो किस चीज का सीजन चल रहा है बच्चों, इस समय कौन से फल का सीजन चल रहा है, वो है आम। तो मैंगीफेरा और इंडिका, है ना। तो इसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ये हमेशा ये नियम फॉलो करेंगे। मैंगीफेरा इंडिका, ये किसका है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। सही से बोलिए, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक। मैंगीफेरा इंडिका इज मैंगो का साइंटिफिक नेम है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, ये एक मच्छर के लार में पाई जाने वाला सूक्ष्म जीव है और उसका ये साइंटिफिक नेम है। कई बार नाम के अंत में क्या है, लेखक का भी नाम लिखा जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका जो है, इसमें लेखक का भी नाम लिखा गया है। इसके बाद हम लोगों को करना है बच्चों, क्या करना है, हम लोगों को वर्गीकरण करना है। यानी कि इतने सारे सजीव हैं, उनको अगर हम वर्गीकृत नहीं करेंगे, अगर हम उनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उनका टेबल नहीं बनाएंगे, तो हम सबके बारे में सिस्टमेटिक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, हमें सिस्टम बनाना है उसका और उसका वर्गीकरण करना है। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उसकी असमानता और समानता, क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, इनको देखते हुए उनका क्या करा जाएगा बच्चों, वर्गीकरण किया जाएगा। और उस वर्गीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, वार्गिकी कहते हैं। वार्गिकी को क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। यानी कि जिसमें वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो टैक्सोनॉमी का सबसे पहले उपयोग किसने किया था बच्चों, कैरोलस लिनियस ने ही किया था। सर, कैरोलस लिनियस ने ही टैक्सोनॉमी का आविष्कार किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टैक्सोनॉमी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो टैक्सोनॉमी का आविष्कार सर कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया था, सिस्टमा एंड नेचुरी। इसलिए कैरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैरोलस लिनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस कहलाते हैं। ठीक है सर, कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना। तो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है बच्चों, वर्गीकरण नाम से ही समझिए, वर्गीकरण का उद्देश्य ये है कि अलग अलग जीवों को अलग अलग वर्गों में उसकी समानता और असमानता के आधार पर जब वर्गीकृत कर दिया जाएगा तो उसे हम वर्गीकरण कहेंगे और उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर आता है, उसमें नाम दे दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही मैंने बात करी होमोसेपियंस, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी जीनस, स्पीशीज और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स केवल उस नामकरण पद्धति के द्वारा ही हमें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बच्चों, वर्गक यानी कि टैक्सोन, कैटेगरी, ये सब देखना है। हमें क्या देखना है, हमें टैक्सोन देखना है, हमें क्या देखना है बच्चों, हमें कैटेगरी देखनी है। अब ये वैसे तो बेस है लेकिन सारे बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो बाद में आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। क्या है, वार्गिकी संवर्ग, वार्गिकी संवर्ग, है ना। टैक्सोन क्या है, वर्गक। उसके बाद क्या है बच्चों, हम लोगों को
वर्गक क्या है कि जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों, जैसे कि कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, एल्गी अलग है, चावल है, मैमल्स हैं, गेहूं है, पौधे हैं, उनका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्गक मिलके बड़े वर्गक बनाते हैं और बहुत बड़े बड़े वर्गक मिलकर के क्या करते हैं बच्चों, जाति का निर्माण करते हैं। कैटेगरी में क्या है कि सबसे छोटा संवर्ग जो है वो जाति होती है, तो इसे वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को वर्गकों में जो परिवर्तन होते हैं वो भी देखने होंगे, और उसके अलावा वर्गीकरण के कुछ पद होते हैं। वर्गीकरण के कुछ पद होते हैं। वर्गीकरण के पद क्या क्या है बच्चों? वर्गीकरण के पद हैं आपका, जैसे आपको जगत देखा जाएगा, संघ देखा जाएगा, उसका वर्ग देखा जाएगा, गण, कुल, वंश और जाति, यानी कि फाइलम, किंगडम देखा जाएगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, और उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाएगा स्पीशीज। क्या आ जाएगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन लास्ट इज स्पीशीज। इसको आप इंग्लिश में ही याद करिए बच्चों, हिंदी में अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत मुश्किल आने वाली है, इसलिए एक साथ लर्न करिए। किंगडम, फाइलम, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, मुझसे भी गलत हो सकती है, इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, तो ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का हमेशा ही। फाइलम, अगर कहीं राइटिंग मिस्टेक होती है तो आप मुझे चैट के उससे बताएंगे भी। कभी कभी मैं चेक करूंगी गलत लिख के कि आप बताएंगे कि वो सही लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ। अगर गलत लिखूंगी आपने पकड़ा तो मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। फैमिली, उसके बाद क्या आता है? जीनस, और उसके बाद क्या आता है? स्पीशीज। तो आपको क्या करना है, किंगडम को हम कहते हैं जगत, ठीक, फाइलम को हम कहते हैं बच्चों संघ या उप जगत कह सकते हैं, क्लास का मतलब वर्ग, ऑर्डर का मतलब गण, उसके बाद कुल, वंश और जाति। बच्चों हम सभी बच्चे फाइलम और क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज यानी नॉमेनक्लेचर पद्धति के बारे में जानेंगे। सभी बच्चों को स्पेशली मैंने बता दिया है, क्लास कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही चीजों को लर्न कर लीजिए ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड गुड डे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।